एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर 2 ऑलरेडी मैं वीडियोस को अपलोड कर चुकी हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आई विल रिकमेंड यू कि आप उन्हें इस वीडियो को देखने से पहले ज़रूर देख लें। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 3 फंडामेंटल कंसेप्ट्स के ऊपर डिस्कशन, जो कि है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड द एक्रूअल कंसेप्ट। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट है हमारे पास गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है, जैसा कि यहाँ लिखा है, इन दिस कंसेप्ट इट इज़ एज्यूम्ड। इस कंसेप्ट में क्या एजम्पशन है, दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। ये कंसेप्ट इस एजम्पशन पर बेस्ड है कि कोई भी बिजनेस इस एग्जाम्पशन पर कभी भी लेकर नहीं चला जाता कि वो सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन के लिए ही हमने स्टार्ट किया है कि हम उसको उसके बाद जो है वाइंड अप कर देंगे। ऐसा किसी भी बिजनेस में एग्जाम्पशन नहीं लेकर चली जाती। हर एक बिजनेस में यही एज्यूम करके चला जाता है कि अगर हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं तो इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड, कि ये फ्यूचर में बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। इसी एग्जाम्पशन के साथ कोई भी पर्सन किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करता है। ठीक है, यही इस कंसेप्ट का कहना है कि गोइंग कंसर्न, कि चलता ही जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें एक पॉजिटिव एजम्पशन लेकर चली जाती है। नेक्स्ट लाइन क्या है, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द एजम्पशन दैट बिजनेस इज अ कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज। और इस एजम्पशन का, इस कंसेप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट इफ़ेक्ट पड़ता है उन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर कि हम किस तरह से उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे बिजनेस में हो रही हैं। ठीक है, हमें जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो सिर्फ और सिर्फ इसी एजम्पशन पर रिकॉर्ड करनी है कि इट इज़ अ कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज, कि हमारा जो बिज़नेस है वो लंबे समय तक चलने वाला है। ठीक है, कि वो लंबे समय तक चलने वाला है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से इस कंसेप्ट को क्लियर करती हूँ। जैसा कि यहाँ लिखा है, सपोज अ बिजनेस हैज़ परचेज्ड अ मशीनरी ऑफ ₹10 लाख विच हैज़ द लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। एक बिजनेस ने क्या किया है, मशीनरी को परचेज़ किया है, उसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपीज़ की। और जो वो मशीनरी आई है उसकी जो यूसेज लाइफ है, दैट मीन्स उसकी जो यूज़फुल टाइम पीरियड है जब तक वो अच्छे से काम कर सकती है, वो है 10 साल। देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट द कॉस्ट ऑफ दिस मशीनरी दैट इज़ 10 लाख वुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ इट्स परचेज बट विल बी स्प्रेड ओवर द नेक्स्ट 10 years. This is an important point for calculating the net profit or net loss for each year. देखिए गाइस, मैं अपनी लैंग्वेज में आपको एक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। सीधी सी बात ये है कि हमारा सबसे पहला फंडामेंटल कंसेप्ट है जिसका नाम है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी बिजनेस जो एक पर्सन ने स्टार्ट किया है वो हमेशा इसी एजम्पशन के साथ स्टार्ट किया जाता है कि हम उसे लंबे समय तक चलाने वाले हैं। उसमें कभी भी यह एज्यूम नहीं किया जाता कि हम उसे 2 दिन के लिए चला रहे हैं, 3 दिन के लिए चला रहे हैं। हमेशा एक बिजनेस का पर्पस यही होता है कि लंबे टाइम तक चलाना है और ये चलता ही जाएगा। इस एजम्पशन के बेसिस पर ही आपको क्या करना है, बुक्स में जितनी भी, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है वो इसी एजम्पशन पर करनी है। अगर आप ये एज्यूम नहीं करते हो तो जो आपका मेथड होगा, जो आपका तरीका होगा बुक्स में अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का, उस पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डलेगा। सपोज़ कीजिए, अगर आप ये अजम्पशन लेकर चलते हो कि हमने तो जो है हमारा बिज़नेस पता नहीं कितने टाइम तक चलेगा, शायद कल ही ना बंद हो जाए, आप पहले से अगर ऐसा सोच कर चलते हो तो आपको क्या करना होगा, आप जो भी चीज़ खरीद कर लेकर आओगे, जैसे कि चाहे फिर वो आपकी फिक्स्ड असेट ही क्यों ना हो जिस पर अच्छा खासा आपने खर्च किया है। जैसे कि यहाँ पर एक मशीनरी की यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था जिसकी कॉस्ट 10 लाख थी। तो जैसा कि ये है, ये 10 लाख की जो मशीनरी एक बिजनेसमैन खरीद कर लाएगा, क्या वो सिर्फ और सिर्फ उसको 1 साल के लिए ही यूज़फुल होगी जिस साल वो उसे खरीद कर लाएगा? ऐसा नहीं होता ना, वो आने वाले कई सालों तक उसे बेनिफिशियल होने वाली है, राइट? तो हम उसकी कॉस्ट को भी क्यों सिर्फ एक ही पीरियड में चार्ज करें, हम क्यों ना उसकी कॉस्ट को हर जितने टाइम तक वो यूज़फुल रहेगी उतने टाइम में जो है उसे क्या कर दें, डिवाइड कर दें, और हर एक ईयर के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए उस पर्टिकुलर कॉस्ट को कंसिडर करें।
यही एक एग्जाम्पल है जो आपके इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को। मैंने आपको बताया है कि अगर आप ये एजम्पशन नहीं लेकर चलोगे तो जो आपने ये कॉस्ट आपकी पड़ रही है मशीनरी पर, तो आपको ये सिर्फ एक ही उसी साल चार्ज करनी पड़ेगी, सारी की सारी उसी साल के प्रॉफिट में से माइनस करनी पड़ेगी जिस साल आपने इस मशीनरी को परचेज़ किया है, अगर आप इस एजम्पशन पर नहीं चलते हो। बट ये बहुत ज़रूरी है, ये फंडामेंटल कंसेप्ट है जो हर एक बिजनेसमैन को कंसिडर करना होता है। और इस कंसेप्ट का क्या कहना है कि आपको एजम्पशन लेकर चलनी है कि आपका बिजनेस एक कॉन्टिन्यूइंग एंटरप्राइज है, कि लंबे समय तक चलने वाला है। और इसीलिए इस कंसेप्ट के बेसिस पर जब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स में, तो ये जो कॉस्ट है सिर्फ एक साल में चार्ज नहीं की जाएगी, बल्कि इसकी जितनी भी यूज़फुल लाइफ होगी, जो कि यहाँ 10 ईयर्स दे रखी है, इसमें डिवाइड कर दी जाएगी कॉस्ट। और हर 10 साल की में जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा उसको कैलकुलेट करते हुए इस कॉस्ट को क्या किया जाएगा, डिवाइड माइनस किया जाएगा। सपोज कीजिए 10 लाख कॉस्ट है 10 ईयर्स की, दैट मीन्स एक साल की कितनी कॉस्ट पड़ रही है यहाँ पर, 1 लाख। तो हर साल जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 1 लाख माइनस करके हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की कैलकुलेशन करेंगे। तो ये था हमारे पास गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। पहले हम देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं, फिर हम अपनी लैंग्वेज में इसको सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है एज पर दिस कंसेप्ट ऑल द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स दैट आर यूज्ड बाय द बिजनेस फॉर प्रिपेयरिंग books of accounts should remain consistent from one year to another, so that management could compare the profit and loss account and balance sheet of different periods and draw important conclusions about the working of the enterprise। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का मेथड है, जो आपका ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का मेथड है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आपने आज की वही आप कल भी करें, परसों भी करें। ये नहीं आज एक चीज़ कर दी और कल वो चीज़ ना की हो। और यहाँ पर हम किस वे में इस बात को बोलना चाह रहे हैं, सपोज कीजिए आज आपने एक पर्टिकुलर मेथड को यूज़ किया है अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर आप क्या करो, दूसरे मेथड को यूज़ कर ले और उससे नेक्स्ट ईयर किसी और मेथड को यूज़ कर ले। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपका मेथड है अकाउंट्स प्रिपेयर करने का उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसमें समानता होनी चाहिए कि जो मेथड आप आज यूज़ करो वही आप फ्यूचर में भी यूज़ करें, ताकि आपके लिए इजी हो सके, अकाउंटेंट के लिए ये इजी हो सके, मैनेजमेंट के लिए इजी हो सके कि वो पिछले साल के जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रिजल्ट्स हैं, बैलेंस शीट के रिजल्ट्स हैं, उनको आने वाले टाइम पीरियड के जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट हो गए उनके रिजल्ट के साथ कंपेयर करके इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकें। ओके, सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, कि आपने जो मेथड अडॉप्ट किया है अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखना। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसा कि यहाँ लिखा है, देयर आर टू मेजर मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है कि आपकी फिक्स्ड असेट की जो वैल्यू है उसमें गिरावट आ रही है विद द टाइम पीरियड। ठीक है, जैसे जैसे आपका मान लीजिए आपने एक मशीनरी आज परचेज़ किया, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे जो उसकी वैल्यू होगी वो भी गिरती चली जाएगी। ठीक है, क्यों जाएगी, क्योंकि आप उसे यूज़ करोगे कॉन्टीन्यूसली, तो उसकी टीयर एंड वियर कॉस्ट आएगी कि आपको जब आप किसी चीज़ को कॉन्टीन्यूसली यूज़ करते हो तो आपको पता है उसमें जो है वो थोड़ा कम चलने लग पड़ती है, उसकी दूसरी कोई प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, तो मार्केट वैल्यू भी उसकी रिड्यूस होती है। तो उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं कि फिक्स्ड असेट की वैल्यू में जब गिरावट आती है उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के हमारे पास दो फेमस मैथड्स हैं। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड SLM, और दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये क्या होते हैं इस पर आपको भी इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल है। जिनको पहले से पता है वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि दो मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये कहना चाह रहे हैं कि सपोज कीजिए एक साल पर्टिकुलर ईयर में
करंट ईयर में आपने क्या किया है, इस मेथड को यूज़ किया है डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी इस बात के लिए मंजूरी नहीं देगा कि आप नेक्स्ट ईयर दूसरे मेथड को यूज़ कर ले। नहीं, आपको अगर आपने एक साल इस मेथड को यूज़ किया है तो अगर पॉसिबल हो पा रहा है, अगर आपको नीड महसूस इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है मेथड में चेंज करने की, तो आपको यही रिकमेंड किया जाएगा कि अकाउंटेंट जो है नेक्स्ट ईयर भी इसी पर्टिकुलर मेथड का यूज़ करके अकाउंट्स को प्रिपेयर करे। ठीक है, जैसा यहाँ लिखा है, अ बिजनेस कैन चूज एनी ऑफ देम टू पास द डेप्रिसिएशन एंट्री, बट द मेथड वंस चूजन शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, कि कोई भी मेथड चूज कर लीजिए इन दोनों में से जो भी आपको सुटेबल लगता है, बट जो भी आपने एक बार चूज कर लिया है उस वही आप उसी के साथ आप कंसिस्टेंट रहिए। ये नहीं है कि आपने आज वो चूज़ कर लिया तो नेक्स्ट टाइम आप किसी और पर स्विच कर रहे हो। नो, थोड़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर कर रखनी ज़रूरी होती है ताकि जो मैनेजमेंट है वो इजीली प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के रिजल्ट्स को कंपेयर करके एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजीज डेवलप कर सके, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले सके। ठीक है, तो ये होता है कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट। लास्ट कंसेप्ट आज के लिए जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्रियल कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है गाइस? एक्रियल कंसेप्ट। इस कंसेप्ट का क्या कहना है? एज पर दिस कंसेप्ट, revenue is recorded when sales are made or services are rendered, and it is completely immaterial whether cash is received or not. इस कंसेप्ट का कहना ये है, रिवेन्यू, पहले तो यहाँ पर एक वर्ड का यूज़ किया जा रहा है वो है रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब प्रीवियस वीडियोस जो शुरू से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जिसने मेरी हर एक वीडियो को पहले देखा है, तो अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में रिवेन्यू, जो मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा रही थी, उसमें मैंने रिवेन्यू टर्म को भी क्लियर किया था कि रिवेन्यू क्या होता है। अभी भी बता देती हूँ, जब आप सेल करते हो किसी भी गुड्स की या किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करते हो, जो आपको कस्टमर से पैसा मिलता है उसे हम बोलते हैं रिवेन्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? रिवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड और सर्विसेज आर रेंडर्ड, कि सर्विसेज जब आप प्रोवाइड कर देते हो या जब आप गुड्स की सेल कर देते हो, उस टाइम जो आपको रिवेन्यू होता है वो आपने तभी रिकॉर्ड कर लेना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। एंड इट इज़ कम्प्लीटली इमैटेरियल, और हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कैश एक्चुअल में आपको रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। सपोज कीजिए मेरी स्टेशनरी की शॉप है, मैंने कस्टमर्स को कुछ स्टेशनरी आइटम्स सेल तो कर दी बट उनसे अभी मुझे पैसा नहीं मिला है। तो मुझे ये कंसेप्ट ये कहता है कि आपको चाहे पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो, अगर आपने आज आइटम सेल कर दिए हैं, इस वाले साल में अगर आपने आइटम सेल किया तो इसी साल के बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको उस रिवेन्यू को रिकॉर्ड करना है। ये कंसेप्ट कहता है। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है? दिस कंसेप्ट अप्लाइज इक्वली टू एक्सपेंसेस। ये नहीं है सिर्फ रिवेन्यू के लिए ये किया जाता है, एक्सपेंसेस के लिए भी यही किया जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं? एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच दे असिस्ट इन अर्निंग द रिवेन्यू, एंड अगेन इट इज़ इमैटेरियल वेदर कैश इज़ पेड फॉर दैम और नॉट। सपोज कीजिए जो मेरी स्टेशनरी की शॉप है, मैंने वहाँ पर जो है कुछ एजेंट्स भी रखे हुए हैं अपनी स्टेशनरी आइटम्स को बेचने के लिए, और उन एजेंट्स को मैं कुछ कमीशन देती हूँ। ठीक है, तो उन एजेंट्स के थ्रू मेरी जो सेल हुई है स्टेशनरी आइटम्स वो 10,000 की हुई हैं। ठीक है, 10,000 की स्टेशनरी आइटम्स मेरी सेल हुए, दैट मीन्स मेरे पास जो रिवेन्यू हुआ है वो कितने रुपीज़ का हुआ? 10,000 का। और जो मेरा एक्सपेंडिचर हुआ वो कितना हुआ? मैंने उस साल एजेंट को कमीशन दी थी 2,000 रुपीज़। कितनी? 2,000 रुपीज़। ये मेरी देनी बनती थी बट अभी मैंने एक्चुअल में पेमेंट नहीं की है। ये है मेरा रिवेन्यू और ये है मेरी कॉस्ट। ठीक है गाइस, ये रिवेन्यू मुझे हो गया है, मुझे कैश में मिल गया है, बट ये मेरा हो तो गया है एक्सपेंस, मैंने उससे काम ले लिया है, अपना खर्चा कर दिया है, बट मैंने अभी पैसा एजेंट को दिया नहीं है। चाहे मैंने पैसा दिया है चाहे नहीं दिया है, अगर ये कॉस्ट मेरी इस रिवेन्यू को अर्न करने के लिए हुई है तो जिस साल ये रिवेन्यू हुआ है उसी साल में मुझे इस कॉस्ट को भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा। ये कंसेप्ट बोल रहा है। ठीक है,
मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से इस कंसेप्ट को क्लियर करती हूँ। जैसा यहाँ लिखा है, सपोज ABC लिमिटेड इज़ इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कि एक कंपनी है उस वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डीलिंग करती है। जैसा यहाँ लिखा है, ABC लिमिटेड हैज़ सोल्ड द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ऑफ वर्थ ₹50,000 ऑन 15th of March 2020 टू मिस्टर मल्होत्रा। इस कंपनी ने, ABC कंपनी ने मिस्टर मल्होत्रा जो उनके कस्टमर थे उनको 50,000 की इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेची हैं। कब बेची हैं? 15 मार्च 2020 को, ठीक है। एंड रिसीव्ड पेमेंट, और उन्हें पेमेंट कब मिलती है मिस्टर मल्होत्रा से? 5 अप्रैल 2020 को। 5 अप्रैल 2020 को आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 अप्रैल ऑफ पर्टिकुलर ईयर, सपोज कीजिए 2020 है, टू 31 मार्च 2021 चलेगा, ठीक है। और इससे पहले वाला कौन सा होगा? 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। तो अब आप ये बताइए, ये जो हमने क्या की, सेल किया इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को, जो हमें 50,000 मिले हैं 15 मार्च 2020 को, ये इन दोनों ईयर में से किस ईयर में रिकॉर्ड होंगे? किस ईयर में रिकॉर्ड होंगे? इसमें होंगे ना, क्योंकि 15 मार्च 2020 इस ईयर में फॉल करेगी तो वो इसमें रिकॉर्ड होंगे। और चाहे उन्हें पेमेंट हमें किस साल मिली थी? 5 अप्रैल 2020 को। सेल इस ईयर में हुई है, पेमेंट इस ईयर में मिली है, तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी वो इस ईयर में होंगी। क्योंकि ये कंसेप्ट क्या कहता है, जिस साल आपने गुड्स को सेल कर दिया है आपको उसी साल में रिकॉर्ड भी करना है उस ट्रांजेक्शन को, चाहे फिर आपको पेमेंट मिली हो चाहे ना मिली हो। जैसा कि मेरी सेलिंग इस ईयर में होगी बट मुझे पेमेंट मिली अगले अकाउंटिंग ईयर में, पर आपकी ट्रांजेक्शन्स किस ईयर में रिकॉर्ड होंगी एज पर दिस कंसेप्ट? इन द ईयर ऑफ 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, ठीक है। तो ये है इस कंसेप्ट का कहना, ठीक है, कि आपका रिवेन्यू आपने उसी ईयर में रिकॉर्ड करना है जिस साल में आपने एक्चुअल में सेल्स कर दी हैं। उस बात से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको एक्चुअल में कस्टमर से पैसा मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक्रूअल कंसेप्ट। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये तीनों कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हैं, कोई डाउट नहीं रहा है, आपको अच्छा लगा है, आपके लिए यूज़फुल था ये सारा कंटेंट, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो वो भी कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।